वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आज हम देखेंगे इरविंग गॉफमैन को और ये इनका जो कॉन्सेप्ट है अभिनय शास्त्रीय, जो कॉन्सेप्ट ड्रामेटोलॉजी इन्होंने दिया है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूजीसी नेट में इनके कॉन्सेप्ट्स आते हैं और इनकी बुक्स भी पूछी जाती हैं, तो सभी कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें और यदि तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एनटीए नेट की, तो इस चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लासेस वगैरह कंटिन्यू आ रही हैं पीजीटी की। बेसिक से हम फर्स्ट यूनिट को कवर कर लिए हैं। लास्ट अब हम जो वीडियो रहेगी आपकी डेफिनेशन की रहेगी, तो वो भी आप जल्द ही आ जाएगी। तो आप यदि प्रिपरेशन पीजीटी की कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, तो चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ के कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। नेट और पीजीटी दोनों के लिए ये जो आपका जो क्लासेस चल रही हैं हेल्पफुल रहेंगी। और ये गॉफमैन भी हैं जो आपके एनटीए नेट में ज़रूर पूछे जाते हैं। वैसे इनका कॉन्सेप्ट बुक्स वगैरह पूछ ली जाती हैं पीजीटी में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ठीक है। चलिए, तो ये जो गॉफमैन जी हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम ये बता दें कि जो गॉफमैन हैं ये आपके सूक्ष्म स्तर से समाजशास्त्र को देखते हैं। जो जैसा कि चला आ रहा था, हमारे जो थिंकर थे क्लासिकल थिंकर, जैसे ऑगस्ट कॉम्ट हैं, दुर्खीम हैं, स्पेंसर हैं, इन लोगों ने क्या किया है, मील्स हैं, इन लोगों ने क्लासिकल तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से समाज को एक व्यवस्था के रूप में पिरोया हुआ है। वो वृहद स्तर पे समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन वो वृहद स्तर में करते हैं। लेकिन गॉफमैन जी ने ये कॉन्सेप्ट जो इन्होंने दिया, जो गॉफमैन ने प्रेजेंटेशन की बात की है कि जो अभिनय शास्त्र के बारे में ये बताते हैं, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया, इसमें इन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा। समाजशास्त्र को यदि आपको समझना है तो आप वृहद स्तर पे नहीं, सूक्ष्म स्तर पे अध्ययन करना चाहिए समाज का। जैसा कि और भी थिंकर हैं हमारे, जो मर्टन जी हैं, उन्होंने भी सूक्ष्म स्तर पे अध्ययन किया है समाजशास्त्र का। उन्होंने भी कई सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं, तो अगली वीडियो में हम उनको भी कवर करेंगे। ये सब जो थिंकर हैं मॉडर्न थिंकर हैं। जो पहले ट्रेडिशनल आ रहे थे आपके कार्ल मार्क्स हैं, दुर्खीम है, वेबर हैं, ये सब क्लासिकल थिंकर हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को मतलब एक पृष्ठ तैयार किया है इन लोगों ने, इसलिए उन्हें क्लासिकल थिंकर कहा जाता है। उन्होंने एक और भी चीज़ें फॉलो की, उन्होंने प्रत्यक्षवाद को फॉलो किया है कि चीज़ को देखो और जो है वह जैसे दिखती है उसे उस तरीके से समझ लेना। लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, तो अब जो थिंकर और विचारक आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब हमें, यदि हम समाज का अध्ययन कर रहे हैं तो समाज में व्यक्ति इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिकल थिंकर में कुछ मतलब थिंकरों का रहा है कि वो व्यक्ति को प्राथमिकता नहीं देते हैं, समाज को प्रमुख मानते हैं कि समाज जो है पहले स्तर पर है, बाकी सब चीज़ें जैसे व्यक्ति है वो बाद में आता है, समाज पहले आता है। लेकिन अब जो थिंकर आ रहे हैं वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरीके से तो नहीं बन सकता है। समाज को यदि जानना है तो व्यक्ति को जानना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति पहले, समाज पहले है या व्यक्ति पहले है। तो व्यक्ति के बिना समाज नहीं, समाज के बिना व्यक्ति नहीं। तो व्यक्ति को समझने, हम समाज को यदि समझना है तो व्यक्ति की एक दूसरे के क्रियाकलापों को समझना जरूरी है। तो गॉफमैन इसी आधार को मानते हुए चलते हैं और कहते हैं कि जो समाज में हो रहा है वो किस परिस्थितियों के कारण कैसे किस तरीके से चलता है। लोग एक मंच की तरह यहाँ पे आए हुए हैं, जो एक मंच है समझ लीजिए, जैसे स्टेज होती है, स्टेज पे नाटक क्रियाएं करते हैं, सभी कलाकार अपने अपने रोल को फॉलो करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे लोग रियल लाइफ में भी रोल को, जो रोल है वो उसको फॉलो करते हैं। एक टीचर जब क्लास में जाता है तो क्या करता है, बच्चे को पढ़ाता है, तो एक टीचर का रोल प्ले करता है। घर जाके उसका दूसरा रोल प्ले होने लगता है कि घर में वो एक बेटा भी है, अब बेटे का रोल प्ले करता है। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया, वो अब अभी हम जब इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे तो बताएंगे। अभी हम गॉफमैन का थोड़ा सा ये जान लें कि इनका इम्पैक्ट जो है गॉफमैन पर पड़ा है वो किसका किसका पड़ा है। तो 1960 से लेकर 1970 तक इनका प्रभाव जो रहा है समाजशास्त्रियों का रहा है।
गॉफमैन ने जो रहे हैं, जैसे इनका जो कॉन्सेप्ट है वो मिलता जुलता है पारस्परिक क्रिया सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो ब्लूमर ने दिया था पारस्परिक क्रिया सिद्धांत, तो उसी से जुड़ा हुआ है। जो ब्लूमर है, मीड हैं, और आपके रॉबर्ट पार्क हैं, ब्लूमर हैं, ये सब थिंकर हैं जिनका प्रभाव इरविंग गॉफमैन पर देखने को मिलता है। और दुर्खिम का भी प्रभाव इन पर रहा है। जैसा कि समाज में उन्होंने तथ्यों की बात की है, समाज को जोड़ने की बात की है, तो उसी तरीके से इरविंग गॉफमैन भी बताते हैं अपने कॉन्सेप्ट में। आगे देख लेते हैं इनका जो इन्होंने बुक्स वगैरह लिखी हैं वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है और डेट भी पूछ ली जाती है। एक तरफ डेट दे दी जाएगी, दूसरी तरफ बुक्स दे दी जाएंगी। नेट की बात कर रही हूँ क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन नेट में ज़रूर मतलब ज़्यादा आते हैं। पीजीटी का तो लेवल में इतना हाई नहीं रहता है, लेकिन उसमें हाँ डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ये बुक किसने लिखी है, किस सन में लिखी गई, वे उसमें भी आ जाता है। ठीक है, तो बुक्स जो हैं, स्टिग्मा है इनकी बुक इरविंग गॉफमैन की, ठीक है, और असलम है इनकी। स्टिग्मा जो इन्होंने लिखी थी 1964 में लिखी थी, स्लम इन्होंने 1961 में लिखी है। एनकाउंटर इनका जो बुक है ये है 1961 की। और बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस काफ़ी फेमस बुक है ये, एनकाउंटर भी एग्ज़ाम में आई थी। तो बिहेवियर इन पब्लिक प्लेसेस जो बुक है 1963 में इन्होंने लिखी है। और फ्रेम एनालिसिस इनका एक कॉन्सेप्ट है और इनकी बुक भी है, तो इसमें इन्होंने 1974 में ये लिखी थी। और फॉर्म्स ऑफ टॉक ये लिखा है इन्होंने 1981 में। तो इस तरीके से ये इनकी बुक हैं जो इन्होंने लिखी हुई हैं। और अब हम इनके जो कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं, प्लस इससे पहले हम थोड़ा सा पारस्परिक क्रिया सिद्धांत है क्या इसको थोड़ा सा जान लें, क्योंकि इससे इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत रिलेट करता है। जैसा कि मैंने बताया, ये सूक्ष्म क्रियावादी हैं, सूक्ष्म तरीके से समाज को देखते हैं, व्यक्ति को प्रधान मानते हैं, कि जो व्यक्ति है उसी को ही प्रधानता देते हैं, कि व्यक्ति ही एक मंच का मतलब मुख्य होता है। ठीक है, इन्होंने जैसे कि क्लासिकल विचारक है उनके बारे में इन्होंने बात करी और कहा कि वो जो जिस चीज़ को क्रियावादी को मान रहे थे, प्रकारवाद को मान रहे थे, उससे उतने से काम नहीं चलने वाला है। कहने का मतलब इनका ये था कि उतने से काम नहीं चलेगा, इसके जानने के लिए पारस्परिक क्रिया करनी, पारस्परिक क्रिया को अच्छे तरीके से समझने के लिए इतना इस तरीके से जानना ज़रूरी है कि व्यक्तियों के मध्य में समाज की व्यवस्थित व्याख्या की जा सके। कहने का मतलब इनका है कि समाज में सुधार भी लाया जा सकता है और इसीलिए अध्ययन का केंद्र समाज न होकर व्यक्ति होना चाहिए। समाज में व्यवस्था बनी हुई है, व्यवस्था के ढांचे में सब पिरोए हुए हैं, वो ठीक है, लेकिन इसमें जब चेंज लाना होता है तो कैसे लाते हैं? व्यक्ति ही चेंज लाता है। जैसा कि ये आपके विचारक हैं तो कहते हैं कि एक व्यवस्था बनी हुई है शुरुआत से और उसी पे काम हो रहा है, वही वैसे ही है, बट ऐसा नहीं है। जो व्यवस्था है इसमें परिवर्तन व्यक्ति खुद लाता है। ठीक है, अच्छा बुरा कैसा भी परिवर्तन यदि होता है तो ये व्यक्ति के द्वारा होता है, तो व्यक्ति तो महत्वपूर्ण है ही, उन्होंने ये कहा। और इन्होंने कहा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली जो क्रिया है वही पारस्परिक क्रियावाद है। ठीक है, पारस्परिक क्रियावाद की मैंने जैसे बताया आपको, जो पारस्परिक क्रिया है अंतः क्रियाओं की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करती है। लोग संलग्न रहते हैं उसे समझने के लिए कि एक उदाहरण से समझिए, एक पुरुष है और एक स्त्री है, अंधेरे कमरे में लालटेन जलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या अर्थ है इसका? लालटेन जलाने का क्या अर्थ हो सकता है? हो सकता है कमरे में बत्ती चली गई हो सकता है वहाँ पे रोशनी की ज़रूरत हो सकता है इसका दूसरा अर्थ भी लगाया जा सकता है कि खाना तैयार हो और मेज पर परोसना हो। कहने का मतलब यह है कि लाइट उस समय चली गई हो जब खाना मेज पे रखा हो और रोशनी इसलिए जलाई जा रही हो कि कोई चीज़ उसमें आके खाने में ना गिर जाए। ठीक है, दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि कोई मेहमान आया हो और उससे आपस में बातचीत हो रही हो और लाइट अचानक चली गई तो लालटेन की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो आपके गॉफमैन जी हैं वो ये कहते हैं, गॉफमैन जी जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद है इसमें ये होता है कि
दो व्यक्ति आपस में बैठे हुए कुछ भी कर रहे हैं, मतलब दो व्यक्ति आपस में खड़े, मतलब साथ में खड़े हैं, ठीक है। अब अगला व्यक्ति उस चीज़ को करता, उस चीज़ के बारे में क्या सोचता है, एक वो विचार आता है। एक व्यक्ति खुद के बारे में क्या सोचता है, एक ये विचार आता है। तो दोनों के इंटरेक्शन का क्या मेल होता है, इस बारे में जो आपकी पारस्परिक क्रियावाद है वो कहती है। जो कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं वह अर्थपूर्ण होती हैं और उसका अर्थ कर्ता निकालता है। इसी अर्थ का अध्ययन पारस्परिक क्रियावाद दी करते हैं। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा इतनी बात। अब हम जो देखेंगे इनका गॉफमैन की जो विधि हैं, गॉफमैन ने अध्ययन किया है और इनकी अध्ययन की जो विधि हैं वो 3 तरीके से इन्होंने फॉलो की हैं। इन्होंने कहा कि समाज शास्त्र को जानने के लिए, समझने के लिए हमें अध्ययन विधि भी, मतलब अवलोकन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है कि अवलोकन विधि का प्रयोग किसने किया है, तो गॉफमैन जी ने किया है, ठीक है। और इनकी जो अध्ययन विधि है क्या है, जैसे कि हमारे क्लासिकल थिंकर अभी तक चले आए हैं, उनके जो विचार हैं उनसे जो गॉफमैन का विचार है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है। सभी प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, ये कहते हैं अवलोकन करिए। अवलोकन विधि का प्रयोग किया और कहा कि गॉफमैन की निगाहें वह वस्तुओं को देखने का नज़रिया बहुत तीव्र है। उनके विरोधी भी यह स्वीकार करते हैं कि छोटी छोटी वस्तुओं को बहुत तीव्रता से देख सकते थे वो। रॉबिन विलियम्स का कहना है कि उनकी जो पुस्तक थी सोशोलॉजिकल जो थिंकी थी की सोशोलॉजिकल थिंकर्स जो 1998 में लिखी थी, उसमें अवलोकन के 3 प्रकार उन्होंने बताए, जैसे जातीय अवलोकन, और दूसरा था इनका प्रकृतिवादी अवलोकन, तीसरा था द्वितीयक अवलोकन। तो ये क्या है अवलोकन, तो इसे भी हम देख लेते हैं। ये आपका है 3। तो पहले आपका है जनजातीय, तो यहाँ पे जनजाति नहीं है, जाति लिखा हुआ है, ठीक है, जाति अवलोकन। तो इसमें क्या है, जब पारस्परिक क्रियाएं सिद्धांत प्रचलित हुआ था, जब पारस्परिक क्रिया का जो सिद्धांत प्रचलित हुआ था, तब इसका आग्रह यही था कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के निर्माण की संभावना बहुत अधिक है। पारस्परिक क्रिया सिद्धांत के बाद एक और समाज में आई, मतलब एक सिद्धांत आया, फिर उसके बाद एक सिद्धांत और निकल के आया जो जाति विधि कहते हैं, जिसे यह कहा जाता है कि यह विधि जनजीवन का अध्ययन करती है। देखा जाए तो गॉफमैन पर जहाँ एक और पारस्परिक क्रिया सिद्धांत का प्रभाव पड़ा है, वही जाति विधि का भी प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिलता है, जो गॉरफिंकल का है, हेरोल्ड गॉरफिंकल ने दिया है वो। एक और पारस्परिक क्रिया सिद्धांत का प्रभाव है, वहीं जातीय विधि का भी सिद्धांत है, का भी प्रभाव इन पर देखने को मिलता है। इन्होंने जैसे कि उन्होंने जो है कहा कि समुदाय के रोज़मर्रा के जीवन में जो भी सूक्ष्मता और गहनता देखी जाती है वही प्राप्त करना जाति तथ्यों के आधार पर उसका अवलोकन विधि बनाई। मतलब वो जो चीज़ें अवलोकन करते हैं, जो जैसा कि मान लीजिए एक विचारक हैं, किसी भी क्षेत्र में जाके वहाँ जनजाति के वहाँ जाके अवलोकन करते हैं, वहाँ का विश्लेषण करते हैं, अवलोकन करते हैं कि वो चीज़ें कैसे कर रहे हैं, उनकी दिनचर्या कैसी है, वो किन किन चीज़ों को क्या क्या अवलोकित करके क्या वो समझता है, करता सब्जेक्ट जो होता है वो विचारक क्या समझता है, उसी को उन्होंने सूक्ष्मता से अध्ययन करने के लिए इस अवलोकन का प्रयोग किया, जातीय अवलोकन, ठीक है। और प्रकृतिवादी अवलोकन क्या है, इसमें जैसे कि आपका प्रकृति से रिलेटेड है, जैसे बोलने की शैली, बोलना, रेडियो द्वारा प्रस्तुत भाषण और स्वाभाविक रूप से लोगों तक पहुंचते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है, ये सिंपल है। आगे है इनका द्वितीयक अवलोकन क्या है। कुछ लोगों का गॉफमैन पर यह आरोप है कि उन्होंने क्षेत्रीय काम जो है कार्य है बहुत कम किया है, उनकी अवलोकन विधि बहुत सामान्य रही। वे कई तरह के उपन्यासों और इसमें भी विशेषकर जासूसी उपन्यासों का अध्ययन करके अपनी सामग्री जुटाते थे। यहाँ तक कि वे दैनिक समाचार पत्रों में भी जो सामग्री आती थी उससे वे भी
पारस्परिक क्रिया सिद्धांत की सामग्री के रूप में काम में लेते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो जो चीज़ें इंक्लूड की हैं वो सेकेंडरी रही हैं। ठीक है। गॉफमैन का एक और ये है कृति मेटाफर। इन्होंने मेटाफर रूपक का प्रयोग बहुत अधिक किया है। इन्होंने शब्दों और मुहावरों का प्रयोग करके ही एक फ्रेम, जैसे फ्रेम एनालिसिस एग्ज़ाम में आ जाता है कि फ्रेम एनालिसिस किसका है, तो आपका गॉफमैन का है। ठीक है। इन्होंने फ्रेम एनालिसिस को बहुत ही अधिक प्रयोग में लाए हैं और अपने कॉन्सेप्ट में उसका प्रयोग किया है। गॉफमैन के लिए तो रूपक एक विधि की तरह है, इसके माध्यम से सिद्धांत निर्माण भी हो जाता है, वे इसे फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे अब देख लेते हैं इनका जो कॉन्सेप्ट है गॉफमैन का, जो अभिनय शास्त्रीय सिद्धांत है, ड्रामेटोलॉजी जिसे कहते हैं। इनकी ये बुक थी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इसमें इन्होंने ड्रामेटोलॉजी को कॉन्सेप्ट को बताया है और इसमें क्या बताते हैं ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको। ये गॉफमैन का ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो गॉफमैन का ये जो कॉन्सेप्ट है एवरीडे लाइफ, ड्रामेटोलॉजी का मतलब ये है कि ड्रामा समाज में जैसे एक मान लीजिए स्टेज होता है, उसी तरीके से स्टेज पे सभी अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, अपने अपने किरदार निभाते हैं। उसी तरीके से समाज में भी सभी अपने अपने किरदार निभाते हैं, लेकिन किरदार के पीछे भी एक और किरदार होता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अभी मैंने बताया, जैसे स्कूल में जाके टीचर जो करता है, क्लास में देखता है बच्चों को, जैसे बच्चे को पढ़ाता है, ठीक है, तो क्या करता है वहाँ पे जाके अभिनय करता है। अभिनय एक टीचर के रूप में करता है, टीचर के रूप में अभिनय कर रहा है, लेकिन रियल में वो कैसा है, उसका खुद का भी एक वजूद है, खुद की उसकी सोच है। तो उसको गॉफमैन जी बोलते हैं वो उसका खुद का व्यक्तिगत है और वो दूसरे की वजह से वो उस चीज़ को अदा कर रहा है या उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। ठीक है। हम मार्केट में कोई सब्जी या कुछ भी लेने जाते हैं तो एक कस्टमर के तौर पे हम पेश किए जाते हैं, खुद को हम कस्टमर मानते हैं, सामने वाले से हम किस तरीके से बात करते हैं इसका इम्पैक्ट उस पे और हम पे दोनों पे पड़ता है। लेकिन घर जाके उसी चीज़ को हम अपने को किस तरीके से देखते हैं, तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने बात की है कि हर नायक का दो किरदार रहते हैं, एक खुद का, एक सामने वाले का। जो जिस हिसाब से समाज उसे देखना चाहता है उस चीज़ को भी वो फॉलो करता है, प्लस एक अपना खुद का जब उसका अपना वजूद होता है, जब वो अपने में खोता है तो उस बारे में वो रियल में जीता है। ठीक है। यदि वो इस किरदारों को निभाएगा नहीं तो क्या होगा, समाज में जो व्यवस्था बनी हुई है वो नहीं बनेगी। ठीक है। तो ये इन्होंने कहा है गॉफमैन ने, ये कॉन्सेप्ट है गॉफमैन जी का। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, जो मैंने आपको गॉफमैन का जो कॉन्सेप्ट था ड्रामेटोलॉजी इसे समझाया और इन्होंने अध्ययन विधि अपनाई है, अवलोकन अध्ययन विधि। इनकी 3 अध्ययन विधि हैं। ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो थिंकर हैं, आपके पोस्ट मॉडर्न जितने भी थिंकर हैं हम कवर करेंगे। इंडियन थिंकर को हमने कवर कर लिया था पहली वीडियो में, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी है इंडियन थिंकर की तो ज़रूर देख लें। काफ़ी जो थिंकर्स हैं आपके मैंने कवर करा दिए हैं। बाकी अब हम पोस्ट मॉडर्न थिंकर को कवर कर रहे हैं, तो रेगुलर एक ना एक वीडियो आपको मिलती रहेगी इनसे रिलेटेड, जो पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं और उनके कॉन्सेप्ट की भी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तो चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉच।